नमस्कार, मैं हूं सैयद मोहम्मद मुर्तज़ा और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यूक्रेन को लेकर बड़ी खबर क्या है। क्यों कहा जा रहा है कि पुतिन इस वक्त 26 देशों को बहुत बड़ी वार्निंग दे रहे हैं और ट्रंप क्यों पुतिन के आगे सरेंडर करने जा रहे हैं। अब खबर यह है कि यूरोप में 26 देश जो हैं वो पुतिन से सीधे लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, क्योंकि ये खबर है कि 10,000 से ज़्यादा सैनिक जो यूरोप के होंगे वो अब यूक्रेन में तैनात होंगे और यूक्रेन को बचाने के लिए, यानी कि पुतिन की सेना, रूस की सेना से बचाने के लिए वो वहाँ पे तैनात किए जाएंगे। और पुतिन ने बहुत साफ कह दिया है कि यूक्रेन के अंदर सैनिक कोई भी हो, दुश्मन की तरफ से जो भी सैनिक होगा वो मारा जाएगा। उसकी जो खैरियत जो है वो पूरी तरह पुतिन के हाथों में है और पुतिन यानी रूस की सेना जो है उनको नहीं छोड़ेगी, चाहे सैनिक किसी भी देश का क्यों ना हो। अब ट्रंप के सरेंडर की सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप ने यूक्रेन को लेकर एक प्रपोजल दिया है। खबर यह है कि ट्रंप चाहते हैं कि जो इलाका रूस और यूक्रेन की सेना के बीच है वो एक बफर जोन बना दिया जाए और उसमें दूसरे देशों की सेना तैनात हो, और ये वो सेना होगी जो नॉन नेटो देशों की होगी, यानी कि गैर नेटो देशों की। यानी कि इसमें यूरोप के देश जो होंगे वो शामिल नहीं होंगे, बल्कि अफ्रीका, एशिया या फिर किसी और कॉन्टिनेंट से ये देश होंगे जिनकी सेनाएं वहाँ पे तैनात होंगी। और एक तरह से जब ये बफर जोन बन जाएगा तो जो इलाका है, समझ लीजिए कि निप्रो नदी के आसपास, यानी 1000 किलोमीटर का जो फ्रंट है वो रूस और यूक्रेन के बीच जो है वो बफर जोन कहलाएगा। और ये बफर जोन जो है वो रूस और यूक्रेन के सैनिकों के बीच जो है एक तरह से बड़ी सरहद बना देगा। यानी कि जो पूर्वी यूक्रेन है, डॉनबास का इलाका है, वो एक तरह से रूस के कंट्रोल में रहेगा और बाकी का जो यूक्रेन बचा है वो तो ज़ेलेंस्की रखेंगे। अब ये समझ लीजिए, अगर ट्रंप जो है उनका ये आइडिया काम आता है, अगर इस पर सहमति बनती है, तो समझ लीजिए कि यूक्रेन का बंटवारा तय है और पूर्वी यूक्रेन जो है वो करीब करीब 20 से 22% जो इलाका है वो पूरी तरह रूस में शामिल हो जाएगा। अब ट्रंप के इस जो रुख जो है, उसका विरोध जो है वो यूरोप में शुरू हो सकता है, क्योंकि यूरोप की तरफ से फ्रांस और ब्रिटेन, ये दो देश ऐसे हैं जिन्होंने यूक्रेन को बचाने के लिए एक तरह से कहें कि कसम खा ली है। दोनों देशों ने कहा है कि वो यूक्रेन को किसी भी कीमत पर रूस की सेना से बचाएंगे और इसी वजह से जो 10,000 सैनिकों की जो पेशकश आई है वो इन्हीं दो देशों की तरफ से आई है। जर्मनी जो है उसकी खुफिया रिपोर्ट जो है उसमें कहा गया है कि फ्रांस और ब्रिटेन, ये दोनों देश जो हैं वो रूस के खिलाफ हमलों में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन रखेंगे। यानी कि यूक्रेन को लेकर यूरोप में एक अलग खिचड़ी पक रही है और अमेरिका का रुख जो है वो ये है कि रूस और यूक्रेन के बीच एक बफर जोन बना दिया जाए। अब नेटो में इस समय आप समझ सकते हैं कि ये दो बातें ऐसी हैं जो एक तरह से क्लियर डिवाइड पैदा कर रही हैं। जो ट्रंप हैं उनका ये साफ कहना है कि पुतिन जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा हावी हैं पूर्वी यूक्रेन को लेकर और उनकी सेना को पीछे धकेला नहीं जा सकता। ऐसे में ज़रूरी है कि बफर जोन बना दिया जाए ताकि इस युद्ध को किसी तरह शांत किया जाए। अब ट्रंप के एक ट्वीट को लेकर बहुत खलबली मची हुई है। ट्रंप ने एक ट्वीट किया है, उसमें कहा है कि हमने रूस और भारत को चीन के हाथों खो दिया है। अब ट्रंप का एक ट्वीट बता रहा है कि उन्होंने एक तरह से सरेंडर कर दिया है, जो हम ये कहें कि चीन के आगे या फिर जो यूक्रेन में युद्ध चल रहा है उसमें पुतिन के आगे। क्योंकि जिस तरह से एससीओ की मीटिंग हुई है और यहाँ पर भारत, चीन और रूस, इन तीनों देशों की तिगड़ी जो सामने आई है, उसे लेकर ट्रंप का मोर्चा जो है या फिर यूक्रेन का जो पश्चिमी मोर्चा है वो काफ़ी कमज़ोर साबित हो रहा है। और ये दिखाता है कि पुतिन जो हैं वो कितना ज़्यादा आत्मविश्वास से भर गए हैं, खासकर एससीओ समिट के बाद। और क्योंकि पुतिन ने जो 10,000 सैनिक की जो तैनात होने की बात है, उसके बाद जो पुतिन का बहुत ज़्यादा आक्रामक रुख है वो ऐसे वक्त आया है जब एससीओ की मीटिंग कंप्लीट हुई है और वो जो हैं अब मीडिया से कह रहे हैं या जिस तरह की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें जो बात रख रहे हैं, उन्होंने साफ कहा है कि यूक्रेन में जो सैनिक तैनात किए जाएंगे, चाहे नेटो हो चाहे वो कोई और देश हो, वो रूस के एक लेजिटिमेट टारगेट होंगे और वो उनको नहीं छोड़ेंगे। यूक्रेन को लेकर यूरोप का जो रुख है उसमें सबसे बड़े जो हम कहें कि
बड़े देश जो सामने आ रहे हैं वो हैं फ्रांस और ब्रिटेन, और ये वो देश हैं जिन्होंने लगातार यूक्रेन को हथियार सप्लाई किए हैं। इसमें लॉन्ग रेंज वाले हथियार भी हैं, चाहे वो स्काल्प मिसाइल हो, स्टॉर्म शैडो मिसाइल हो, ये ऐसी मिसाइल हैं जो 400 से 500 किलोमीटर दूर की रेंज तक हमला कर सकती हैं। और ये ऐसी मिसाइल हैं जिनकी मांग लगातार ज़ेलेंस्की की तरफ से की गई है ताकि वो लॉन्ग रेंज के अटैक जो हैं वो अंजाम दे सकें। अब इन दोनों देशों का एक्टिव होना और साथ में अगर ये अटैक जो है कोऑर्डिनेट करते हैं तो समझ लीजिए कि यूक्रेन जो है वो वर्ल्ड वॉर का एक बहुत बड़ा ग्राउंड बन सकता है, जहां पर रूस की टक्कर जो होगी वो नेटो से होगी। लेकिन नेटो में अगर फ्रांस और ब्रिटेन अकेले आते हैं या जर्मनी या और दूसरे देश हैं, चाहे पोलैंड हो या फिर बाल्टिक देश हो, अब ये देश क्या बिना अमेरिका की मदद के कार्रवाई कर सकते हैं? क्या वो आगे बढ़ सकते हैं? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जो नेटो है उसका जो बड़ा हिस्सा है, चाहे वो बजट है, चाहे वो सेना है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के तौर पे जो मदद करता है, उसमें बड़ा रोल जो है वो अमेरिका का होता है। और यहाँ पर जो ट्रंप जो है वो एक तरह से बैकफुट नजर आ रहे हैं। लेकिन अब फ्रांस और जो ब्रिटेन है उसने तय कर लिया है कि एक तरह से कि हम यूक्रेन की मदद करेंगे, और इसके लिए अगर सेना की तैनाती ज़रूरत पड़ी यूक्रेन की ज़मीन पर तो वो भी की जाएगी। अब ये सिर्फ ज़मीन की बात नहीं है, यहाँ पर वो ज़मीन पे तैनात की बात कर रहे हैं, यहाँ पर वो आसमान में तैनाती की बात कर रहे हैं, यानी कि वो फाइटर जेट्स या फिर ड्रोन के ज़रिए मदद करेंगे। साथ में काला सागर का इलाका जो है वहाँ पर भी उनके जो डिफेंस के एसेट्स होंगे, नेवल एसेट्स होंगे, वो भी तैनात किए जाएंगे। अब एक तरह से ये कहा जा सकता है कि हर डोमेन में यूक्रेन की जो वॉर जोन जो है, हर डोमेन में एक तरह से हम रूस और यूरोप की टक्कर हमें देखने को मिल सकती है। और सितंबर का महीना बहुत ज़्यादा अहम होने वाला है, क्योंकि सितंबर में आप देखें तो संयुक्त राष्ट्र की मीटिंग होनी है, और संयुक्त राष्ट्र की मीटिंग में इस बात को लेकर एक बड़ा फैसला जो होगा उसका रुख देखेंगे कि दुनिया भर के नेता जो हैं वो क्या कहने जा रहे हैं संयुक्त राष्ट्र में, और वो बातें तय करेंगी कि यूक्रेन को लेकर अमेरिका है, नेटो है या फिर यूरोप के और देश हैं, वो किस तरह का रुख रखते हैं यूक्रेन के ऊपर। यूक्रेन में 10,000 सैनिकों के तैनात होने का मतलब है कि एक तरह से कि नेटो के सैनिक वहां पे तैनात किए जाएंगे। अब ये ऐसा जो है एक तरह से वार्निंग है पुतिन के लिए, जिसमें रशिया का रिकॉर्ड यह रहा है कि उसने बहुत तेजी से हमला किया है। रोमानिया की राजधानी बुकारेस्ट में 2008 में नेटो की कॉन्फ्रेंस हुई थी, और तब अप्रैल के महीने में वहां पे एक प्रस्ताव पेश किया गया था जिसमें कहा गया था कि यूक्रेन को और जॉर्जिया को हम नेटो मिलेंगे। अब ये दो देश ऐसे हैं जो रूस की सरहद पर हैं, और रूस ने ये समझ लीजिए कि जॉर्जिया का नाम जब आया तो उसमें तब पुतिन जो है वो रूस के प्रधानमंत्री थे और दिमित्री मेदवेदेव तब वहां के राष्ट्रपति थे। अप्रैल 2008 में ये प्रस्ताव नेटो की कॉन्फ्रेंस में पास होता है, और इसके बाद सिर्फ 4 महीने के अंदर, यानी कि मई, जून, जुलाई और चौथे महीना यानी कि अगस्त 2008 में रूस जो है वो जॉर्जिया के ऊपर हमला कर देता है। अब 16 दिन की ये जंग जब चली तो उसमें जो रूस जो है वो 16 दिन में जीत गया, और इसका नतीजा ये निकला कि जॉर्जिया का जो उत्तरी इलाका है, साउथ ओसेशिया और अब्खाजिया, वो एक तरह से जॉर्जिया के कंट्रोल से बाहर हो गए। वहां पर जो है रूस समर्थित जो मिलिशिया है उसकी हुकूमत हो गई, और एक तरह से बाद में रशिया ने उनको एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी के तौर पे मान्यता दी। अब ये समझ लीजिए कि अगर नेटो की फौज जो है वो आती है यूक्रेन के अंदर तो पुतिन क्या फैसला ले सकते हैं, और अगले 1 महीने जो है इस यूक्रेन वॉर जोन को लेकर बहुत अहम होने वाले हैं।